दो दिनों की दमदार तेजी के बाद आज दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले हल्की सुस्ती कमजोरी के संकेत। गैप से नीचे खुलने के बाद क्या खरीदारी लौटेगी, क्या बाजार फिर से मजबूती दिखाएंगे या फिर आज रहेंगे दबाव में, और ऐसे में क्या करना है आपको, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक और एक्टिव ट्रेडिंग सेशन के लिए हो जाइए तैयार। अच्छी मूव रही है, क्या आज भारतीय बाजार और आपको अच्छा गेन सिखाएंगे या नहीं, यही जानना है सर आपके साथ। बताएं आज के ट्रिगर्स। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेतों से। अमेरिकी बाजारों में मजबूती दिखी है, मिला जुला कारोबार कहना ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि डाउ में मजबूती दिखी है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें तो नैस्डैक और S&P दिन के निचले स्तरों पर बंद हुए। डाउ मिला जुला कारोबार दिखाकर हल्के हरे निशान में, जैसा कि उम्मीद थी उसी के मुताबिक प्रदर्शन रहा है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जिस पर हम विस्तार से करेंगे बातचीत। FIs की खरीदारी होती हुई दिखी है 29 ट्रेडिंग सेशन के बाद, लगभग 1.5 महीने बाद एक बार कैश मार्केट में खरीदारी का छोटा ही सही लेकिन आया है आंकड़ा खरीदारी का। IPO को लेकर, म्यूचुअल फंड्स को लेकर, प्रमोटर्स और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को लेकर सेबी की बोर्ड बैठक में बड़े फैसले हुए। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर लगी है। ये फैसले, इन पर करेंगे विस्तार से चर्चा। और साथ ही क्रिप्टो में म्यूचुअल फंड के निवेश पर सेबी ने कहा है कि किसी भी सूरत में वो इसकी अनुमति देने की तैयारी में नहीं है। इन सभी संकेतों के बीच में आज करेंगे हम शुरुआत एक्शन की पूरी एक्शन की पूरी शुरुआत करनी सर। आई थिंक एक बार ये सेबी के जो फैसले हैं इसी पर कर लेते हैं बात, क्योंकि इस पूरे IPO सीजन में भी ये एक बात है जो हमने करी है और एक्सक्लूसिव खबर भी हम लेकर आए थे कि इस एंकर लॉक इन पर बदलाव की बात कर ही रहा है, सोच विचार हो रहा है सेबी ने, और फाइनली ये आते हुए दिखाए। अब आप एक साथ पूरी हिस्सेदारी नहीं बेच सकते। 1 महीने का लॉक इन सिर्फ आधी हिस्सेदारी बेच पाएंगे और बाकी आधी के लिए 90 दिनों का लॉक इन है। कैसे समझें सर इसे? 2-3 बहुत ही बेहतरीन फैसले हैं IPO मार्केट को लेकर दीप, जिसमें पहला फैसला जिसका भी आपने जिक्र किया, एंकर इन्वेस्टर्स। अभी नियम यह है कि आप 1 महीने के बाद जब एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन पीरियड खुलता है तो वो आप पूरा का पूरा बेच सकते हैं। अब उसमें बदलाव ये होगा, 1 महीने बाद 50% और 3 महीने बाद बाकी 50%। तो 2 चीज़ें होंगी इससे। एक, जो थोड़े शॉर्ट टर्म, एकदम शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स हैं वो थोड़ा तो आगे का सोचेंगे। दूसरा, 1 महीने के तुरंत बाद जो झटका लगता है, एक साथ सारी की सारी बिकवाली आती है, वो भी नहीं आएगी। तो ये एक अच्छा फैसला है। दूसरा फैसला जो सेबी ने लिया है वो ये कि IPO के प्राइस बैंड के भीतर 5% का अंतर होना चाहिए। ये भी अच्छा फैसला है। नहीं तो यही है कि 94, 95 ये प्राइस बैंड ऊपर और नीचे का तो नाम के लिए है। इससे तो बड़े आप फिक्स प्राइस IPO ले आओ। लेकिन इसमें एक चीज़ और करने की ज़रूरत है, जो किया वो अच्छा है। ने एक सुझाव मेरा सेबी को और है जो करना चाहिए, मसलन स्टार हेल्थ का IPO अगर 80% ही IPO भर रहा है, IPO को पूरा नहीं रेस्पॉन्स मिला, तब ऊपरी बैंड पर क्यों? करेक्ट। तो कुछ इस तरह के भी नियम होने चाहिए कि खाली नाम के लिए, फिर बात तो वही है। करेक्ट। अगर आपके IPO का रेस्पॉन्स खराब है, मुश्किल से भर रहा है, पूरा नहीं भर रहा है, फिर भी अगर आप उसको ऊपरी बैंड पे प्राइस करेंगे तो फिर तो क्या फायदा? फिर तो प्राइस बैंड का मतलब ही नहीं, फिर तो फिक्स प्राइस पे IPO ही ले आओ। बिल्कुल। और अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 65 IPO आए, सारे के सारे IPO ऊपरी बैंड पर होंगे, तो इसके लिए प्राइस बैंड का मतलब ही नहीं निकलता। जी बिल्कुल। तो वो प्राइस डिस्कवरी तो हो ही नहीं रही ना। प्राइस डिस्कवरी अगर इस समय में नहीं होगी तो कब होगी? करेक्ट। और स्पेशली उन IPO पर भी नजर रखनी चाहिए जो नीचे लिस्ट हो रहे हैं। इश्यू प्राइस, अगर IPO नीचे लिस्ट हो रहा है तो फिर आप प्राइस डिस्कवरी ऊपरी बैंड पर कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। आज भी 65 में से करीबन 20 IPO ऐसे हैं जो इश्यू प्राइस के नीचे चल रहे हैं, जो इस 2021 में आए। ठीक है, तो इसका मतलब उनकी प्राइस डिस्कवरी सही नहीं है। सही बात। ठीक है, हम कहने के लिए कह सकते हैं कि मार्केट है, इन्वेस्टर हैं, वो डिसाइड कर, वो सब कुछ ठीक है। हर चीज अल्टीमेटली इन्वेस्टर पर आती है क्योंकि पैसा वो लगा रहा है। सही बात है। लेकिन मुझे लगता है इस मामले को लेकर भी आगे कुछ इस तरह के नियम बनाने की जरूरत है कि जिन IPO को रेस्पॉन्स कम मिलता है, अगर सारे के सारे IPO 100% IPO आपके प्राइस बैंड के ऊपरी बैंड पर ही अलॉट कर रहे हैं तो फिर ये भी मखौल ही है। सही बात है। इस नियम का मजाक ही उड़ा रहे हैं। सो आई थिंक अगली स्टेप पे जो किया है बहुत अच्छा है। अगली स्टेप पर सेबी को ये देखना है कि किस तरह के IPO में ऊपरी बैंड पर अगर प्राइसिंग नहीं की जाती तो वहां पर क्वेश्चन तो पूछना चाहिए। 4 लोगों को सवाल पूछेंगे, बाकी 40 लाइन पे आ जाएंगे। सही बात है। बिल्कुल सीधी सी बात है। बिल्कुल। बुला के मर्चेंट बैंकर्स को ही पूछना चाहिए, बाकी सबको छोड़ दो। भाई तुम लोग क्या करते हो? तुम हो ना एडवाइजर। प्रमोटर तो पहली बार मार्केट में उतर रहा है, वो नहीं समझता। और हकीकत बात है, प्रमोटर को जो ये लोग समझाते हैं वही समझते हैं। आके वो बोलेंगे कि भाई नहीं चिंता मत करो, हम फंड ले आएंगे, हम बेच देंगे। और होता क्या है, प्राइस बैंड के साथ फीस लिंक्ड है। एग्जैक्टली। जितना ऊपर बेचोगे उतना वैल्यूएशन भी इसीलिए खराब होते हैं। तो इसलिए थोड़ा मर्चेंट बैंकर्स को टाइट करने की जरूरत है सेबी को। नेक्स्ट स्टेप। हाँ, नेक्स्ट स्टेप पे ये तीसरी चीज होगी।
उसके अलावा I think ऑफर फॉर सेल वालों में भी थोड़ा उन्होंने टाइट किया है। वो अच्छा है कि हाँ हर कोई शेयर बेच जाए, वो ठीक भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों तीनों फैसले जो आईपीओ को लेकर लिए काफ़ी अच्छे हैं, और आई एम श्योर जिस तरह से सेबी चेयरमैन साहब काम कर रहे हैं अब इस डायरेक्शन में वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। बिल्कुल होगा ही होगा, बिल्कुल उनकी नज़र है। और एक्चुअली एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दीप, इतने सारे फैसले एक साथ सेबी की बोर्ड बैठक में कम होते हैं और डायनेमिक हैं, प्रोएक्टिव हैं। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब जो अच्छा दो तीन चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग की है जिसकी बात हम कर रहे थे, और ये भी जी बिजनेस ने एक्सक्लूसिव खबर आपको दी थी कि एक छोटे HNI के लिए अलग से कोटा बन रहा है। बिल्कुल, और वो बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों अच्छी है मैं वो बताता हूँ। एक रिटेल है 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन, जी ठीक है, जिसको किसी को कुछ मिलता नहीं। करेक्ट। दूसरा HNI है। HNI में एक HNI वो है जो किसी NBFC के पास जाता है, 1 करोड़ का मार्जिन दिया, 50 करोड़ की फंडिंग ले ली और अप्लाई कर लिया। अगर जो एक इन्वेस्टमेंट का बेसिक रूल है कि मुझे लिवरेजिंग नहीं करनी, अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, अगर समझिए मैं 2 लाख से ज़्यादा 25 लाख लगाना चाहता हूँ, 15 लाख लगाना चाहता हूँ, 50 लाख लगाना चाहता हूँ, और मैं नहीं लिवरेजिंग लेना चाहता क्योंकि वो नियम के खिलाफ है। करेक्ट। क्यों मैं उधार लेके पैसा लगाऊं? बिल्कुल, है ना। ऐसे में वो HNI तो फंस गए, उनको अलॉटमेंट मिलता नहीं। करेक्ट। तो ये नियम बहुत अच्छा बनाया है सेबी ने कि जो HNI वाकई में एक रियल इन्वेस्टर के तौर पर बिना फाइनेंसिंग लेकर एप्लीकेशन करनी चाहते हैं तो उनके लिए एक अलग कोटा होना चाहिए जी। और जो बहुत ही अल्ट्रा HNI कि जिनको रिस्क भी लेनी है, लीवरेजिंग भी करनी है, पूरी इश्यू साइज की एक सिंगल एप्लीकेशन लगा देनी है, तो उनके लिए आपका अलग नियम है वो और अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से ये एक और अच्छा डिसीजन सेबी ने लिया है जो बहुत बढ़िया है। प्रेफरेंशियल इश्यूज को लेकर, अलॉटमेंट को लेकर जो उन्होंने नियम बनाए वो भी बढ़िया है कि प्रमोटर्स के लिए लॉक इन पीरियड 3 साल से 1.5 साल किया है। उससे ज़्यादा बढ़िया है कि दूसरे इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉक इन पीरियड है वो 1 साल से 6 महीना किया है। क्योंकि होता क्या, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है ना, आप जो लेते हैं वो सेबी के नियमों के हिसाब मार्केट प्राइस पर लेते हैं। ये वारंट्स नहीं है जो आपको अभी 25% देकर 18 महीने बाद कन्वर्ट करने हैं जी। वारंट इशू होते हैं उसमें और इसमें बड़ा फर्क है। और 18 महीने बाद आपने जो 25% दिया, अगर समझिए भाव बहुत ज़्यादा गिर गया तो लोग लैप्स भी हो जाने देते हैं। जैसे पहले 10% में तो बहुत होता था, इसीलिए सेबी ने 10% के नियम को 25% किया कि अगर आप वारंट्स में इशू इस वक्त अप्लाई करते हैं 25% अपफ्रंट दे दीजिए, बाकी 75% आप 18 महीने के भीतर देकर शेयर पूरा अपने नाम पर वारंट को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहाँ आपको वो पूरी फ्रीडम है। लेकिन प्रेफरेंशियल इशू में होता ये है कि आपको अभी ही शेयर खरीदने, मार्केट प्राइस पर खरीदने सेबी के फॉर्मूला के मुताबिक, और वो आप 1 साल नहीं बेच सकते। और आप प्रमोटर नहीं है, आप इन्वेस्टर हैं। एग्जैक्टली। एक तरफ QIB के आप करते हैं, दूसरा उनमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इनके लिए क्यों? करेक्ट। और मार्केट प्राइस पे आप दे रहे हैं, सेबी के फॉर्मूला के हिसाब से दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। ये अच्छा डिसीजन है जो वाकई में प्रेफरेंशियल इशू करके कंपनियों को पैसा रेज करने में मदद करेगा। ये एक और अच्छा। बाकी तो बहुत सारे जो है नियम, छोटे मोटे चेंजेस तो हुए हैं। ब्रोकर्स के लिए नेटवर्थ के नियम हुए हैं, ये सारे हैं। फ्री फ्लोट वगैरह पर चर्चा चल रही है। रिटेल के लिए एल्गो ट्रेडिंग पर अभी भी डिसीजन फाइनली आना बाकी, उस पर काम चल ही रहा है। क्रिप्टो को लेकर जो सेबी का रुख, वैसे ब्रॉडली सबको पता ही है, सरकार सेबी RBI का जो रुख है उसी के मुताबिक उन्होंने बात की कि नए कोई NFO क्रिप्टो पर नहीं आएंगे। म्यूचुअल फंड को फिलहाल उनके निवेश की अनुमति देंगे नहीं, म्यूचुअल फंड खुद भी नहीं करेंगे। म्यूचुअल फंड के माइंडसेट है ही नहीं, वो बिल्कुल अलग तरह की चीज़ है। और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट करने का तरीका और फिलोसफी बहुत ही अलग है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता था कि कोई क्रिप्टो को लेकर ही फंड्स आने शुरू हो जाए, लेकिन वो भी सेबी ने साफ किया कि फिलहाल ऐसा कोई इरादा है नहीं। एंड आई एम श्योर सेबी भी सरकार के उस बिल का इंतजार करेगी जो इस सत्र में पास नहीं हो पाया, कामकाज हुआ नहीं ज़्यादा, तो शायद उसका इंतजार करेगी। एक बार सरकार की तरफ से क्रिप्टो पर बिल आ जाए तो उसके बाद पता चले कि भाई आगे किस तरह की गाइडलाइंस उन्हें बनानी है। सो काफ़ी कुछ बढ़िया एक्शन सेबी की कल बोर्ड बैठक में हुआ है। बिल्कुल, तो बढ़िया जोरदार। हाँ, चलिए, तो अच्छा है, एक बढ़िया एक्शन सेबी की तरफ से आए। एक और बढ़िया एक्शन कल हुआ है सर, जो हम कह रहे थे, हम बात भी करनी है इसकी। फाइनली FIs की तरफ से छोटा ही सही बट कैश में खरीदारी का आंकड़ा तो दिखा, कोई डाउट ही नहीं है दीप। और पिछले 3-4 दिनों से जो बाजार निचले स्तरों से रिकवरी करके वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे कारण ही एक ही है सबसे बड़ा। अब इसे आप 2 तरीके से पढ़ लीजिए। एक तो ये कि भाई छुट्टी के मूड में बेच नहीं रहे, वापस आएंगे तब क्या। अगर मूड खराब करना है, मुंह फुलाकर बैठना, नाराज होना, तो ये सोच लीजिए। सोच पे कोई लगाम थोड़ी है, कोई क्या सोचे कैसे सोचे, सोच ही सकते हो।
बट अल्टीमेटली देखिए पैसा पैसा है जी। अगर मेरी नेटवर्थ 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए भी है तो क्या 2000 की नोट या 2000 तो छोड़ो, बड़ी नोट है सबसे वाली, 100 रुपए की नोट गिर जाए तो मैं क्या उठाऊंगा नहीं क्या? ऑफ कोर्स उठाऊंगा। बराबर है ना कि मैं सोचूंगा अरे मैं तो 5 करोड़ का आदमी क्यों 100 की नोट उठाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट। तो 100 रुपए की भी वही वैल्यू। इसी तरह से एफआईज के लिए भले छुट्टी पे हो भले काम कर रहे हो, हर पैसे की वैल्यू है। कोई ऐसे ही खरीदेगा या ऐसे बेचेगा नहीं, राइट। सो आंकड़े आपके धीमे धीमे बेहतर होते हुए दिखें। अब ये नेगेटिव साइड पे आप सोच सकते हो कि भाई अभी तो छुट्टियों के मूड में, अच्छा आंकड़ा आया तो 200 करोड़ का ही आया, बात भी सही है, कोई बहुत बड़ा नहीं। लेकिन पॉजिटिव साइड पर ये सोचे तो ट्रेंड देखिए, ट्रेंड क्या है। पिछले हफ्ते भर का ट्रेंड आपको ये बता रहा है कि बिकवाली का प्रेशर कम हुआ है जी। मैं ये नहीं कह रहा खत्म हुआ जी। एग्रेसिव एफआईज जो थे वो बेच कर निकल चुके हैं और अल्टीमेटली ये चीज हमें समझनी भी पड़ेगी कि अल्टीमेटली कितना बेचेंगे। बेचने की भी लिमिट तो ही है ना। बिल्कुल। तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी जीरो कर देना पोर्टफोलियो। अब ये तो जो होना था हो गया दिसंबर के अंत में। अल्टीमेटली जो की है दीप वो जनवरी का महीना है। और क्यों है उसके दो कारण जी। जनवरी का महीना एक बजट से पहले का और दूसरा साल भर के एलोकेशंस का। तो जो एफआईज के फंड्स हैं जो इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया स्पेसिफिक फंड्स हैं, वो इस साल के लिए इंडिया को कितना पैसा देते हैं। करेक्ट। ये एलोकेशन जनवरी में होगा। और एलोकेशन इस बार सबसे ज़्यादा अहमियत वाला है इसलिए कि इमर्जिंग मार्केट्स को लेकर थोड़ी सी चिंताएं एफआईज को ज़्यादा है। क्योंकि जब भी ब्याज दरें बढ़ती है अमेरिका में, जब भी टैपरिंग या लिक्विडिटी कम होती है तो पहले इमर्जिंग मार्केट से वो पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, जो ट्रेंड पुराना है, इस बार भी हो रहा है जी। अब वो पैसा पूरा निकल गया या और आना है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जनवरी के महीने में किस तरह के एलोकेशंस भारत के लिए या इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एफआईज करते हैं, उस पर हमें नजर रखनी है। सो मेरे ख्याल से ठीक है। वो कहते हैं कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है कि 200 करोड़ की बाइंग आई है, 29 ट्रेडिंग सेशन के बाद आई है, 1.5 महीने के बाद आई है, उसे हम सेलिब्रेट करेंगे। और सेलिब्रेट इस तरीके से करेंगे कि बहुत गैप से नीचे खुलेंगे तो खरीदेंगे। हाँ, ये कंफर्ट कॉन्फिडेंस आता है इस आंकड़े के दम पर। लेकिन मंजिल दूर है। 200 करोड़ की खरीदारी से, एक दिन की खरीदारी से कुछ होना नहीं है। आपको थोड़ी लंबी, थोड़ी बड़ी, लंबे समय तक खरीदारी चाहिए। मतलब हमारा टारगेट लाइफ में 17,250 थोड़ी है। नहीं सर, वो तो है ना। हो गया। अगर 17,250 के लिए खुश होना है तो फिर तो ये ठीक है। लेकिन अगर आपको 18,000 चाहिए तो और पैसे चाहिए और खरीदारी चाहिए। देखते हैं What happens next? बिल्कुल सर, पर चलिए एटलीस्ट कुछ तो आया यहाँ पर। हाँ, कुछ तो आया की तरफ से। और 3-4 दिनों से आपने नेगेटिव से न्यूट्रल भी कर दिया था एफआईज के संकेत, तो आप कुछ 1-2 चीजें देख रहे थे जो पॉजिटिव थी। अच्छा सर, आज का सेटअप समझें उससे पहले जो एक बात आप पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए, और कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, पर उसके सामने सर आईटी देखिए, आईटी में जबरदस्त एक्शन है। कल टेक महिंद्रा, इन्फोसिस जैसे दिग्गजों ने नया हाई बनाया। मिड कैप आईटी स्टॉक्स आप देख रहे हैं रोज नए हाई और नए ब्रेकआउट्स आते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो बैंक्स की अंडर परफॉर्मेंस है और आईटी की आउट परफॉर्मेंस है, इस ट्रेंड को कैसे समझना है, क्योंकि आईटी का भी बड़ा योगदान इंडेक्स में होता है सर। इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है, कुछ भी डेटा और डेरिवेटिव्स के हिसाब से नहीं है, कंप्लीटली डीप जो कुछ हो रहा है इन दो सेक्टर्स में कि आईटी का बहुत अच्छा काम करना और बैंकों का पिछड़ना 100% सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल बेसिस 100%। क्यों? देखिए, दो चीज समझिए। किसी भी आप मिड कैप आईटी कंपनी को बुला के पूछ लीजिए, किसी भी दिग्गज आईटी कंपनी को बुला के पूछ लीजिए, 100% हायरिंग मोड में। करेक्ट। जितने आप आईटी कंपनी के एमडी को पूछेंगे सब कहेंगे लोगों की कमी है, हमारे सैलरी बिल बढ़ रहे हैं जी। मतलब हर 3-3 महीने में लोग जंप मार रहे हैं इधर से उधर जॉब जी। मैं बता रहा हूँ, मैं एक मिलने वाले को जानता हूँ जिसने 6 महीने में 3 जॉब चेंज किए, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ सैलरी होगी साल की। इंट्रोड्यूस कराइए। ये फैक्ट है, मतलब ये तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ। 1 महीने में 6 महीने में 3 जॉब चेंज कर ली, बड़ी पोजीशन आ रहे हैं, मिल रहे। तो ये सिचुएशन है। और ऐसे लेवल पे हायरिंग कौन करता है जब आपको सामने बिजनेस दिख रहा है। सो आईटी कंपनियों में बिजनेस जबरदस्त है, जिसकी शुरुआत लॉकडाउन पीरियड के बाद से हुई जी। आप देखिए धीमे धीमे, आज खुद आप सोचो, मेरे आपके अपने बारे में हम सोचते हैं 2 साल पहले और अब में हमारा आईटी का इस्तेमाल कितना बढ़ा है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है कि नहीं? बहुत ज़्यादा। मतलब कुछ चीज़ें तो मैं जिंदगी में सोचता ही नहीं था कि मैं अखबार कभी मोबाइल पे पढ़ूंगा, कभी मैं ऑनलाइन शॉपिंग करूंगा। ये आईटी से जुड़े हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो बदल रही है ना लाइफ में, है ना, वो बहुत बदलाव हो रहा है। और
उसका आगे जो बिजनेस इम्पैक्ट है वो आईटी पर बहुत है, और इसलिए इतनी तगड़ी हायरिंग के साथ, इतने बिजनेस के साथ और प्राइसिंग पावर के साथ जो आईटी कंपनी आ रही है, तो आईटी कंपनियों का बढ़ना एकदम वाजिब है, पहली चीज़। और ये खास तौर से मिड कैप आईटी कंपनियों में दिख रहा है, इसलिए इस साल की थीम पर हमने बात भी की कि मिड कैप आईटी कंपनियां गर्म रहेगी। दूसरा, दिग्गजों में आइए, क्यों टीसीएस बढ़ रहा है, क्यों इन्फोसिस बढ़ रहा है, बिजनेस वहाँ पर भी ज़बरदस्त है। प्लस हर 3 साल में आप जाके देखो, इन कंपनियों के पास इतना पैसा हो जाता है कि एक बायबैक के लिए तैयार आ जाते हैं। करेक्ट। तो क्या पता, जब आपको समझ में आ रहा है कि बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, पैसा बहुत पड़ा है, म्यूचुअल फंड में डाल नहीं सकते, 4% 5% मुश्किल से डेट फंड में आता है, करेक्ट, एफडी रेट्स लोएस्ट लेवल पे है, करेक्ट, तो क्यों ना हम बायबैक कर लें। क्या पता कल टीसीएस इन्फोसिस वापस से बायबैक पे आ जाए, हो सकता है। और इससे बढ़िया टाइम क्या मिलेगा। तो आई एम श्योर हमसे आपसे ज्यादा समझदार टीसीएस इन्फोसिस का मैनेजमेंट है, करेक्ट, विप्रो का मैनेजमेंट है, जो सोच रहा होगा। आप सोचो एचसीएल टेक के प्रमोटर इस लेवल पे खरीद रहे हैं, प्रीमियम पे खरीद रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं कि हम नादर साहब से ज्यादा समझते हैं उनके बिजनेस को। करेक्ट। सो ये इंडिकेशंस हैं जिसकी वजह से आईटी बहुत मजबूत है और रहेगा। अब आइए बैंक्स के लिए सबसे ड्रीम पीरियड कब होता है, जब ब्याज दरें कम होती रहे, क्रेडिट ऑफ टेक हो, लोग बहुत लोन लेने आए, सब कुछ हो, ये सारी चीजें हैं। वो ड्रीम पीरियड चल रहा था, पीक पर है। अब यहां से ब्याज दरें नीचे होने की संभावना नहीं के बराबर है। बिल्कुल। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, चलो बढ़े नहीं भी तो घटने के चांस तो कम ही है। बिल्कुल। ब्याज दरें घटने के चांस लगभग खत्म है, बिल्कुल। बढ़ने के चांस बन रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में, और जब तक ये कोविड वाले जो रेस्ट्रिक्शंस वाला डर है वो सताता रहता है। अच्छा, प्लस ग्लोबली भी आप भले डायरेक्टली 1-on-1 लिंक नहीं है, लेकिन ग्लोबली अगर सब बैंक्स ब्याज दरें बढ़ाने के मूड में हैं, तो अल्टीमेटली आपके यहाँ भी ब्याज दरें बढ़ेंगी, करना ही पड़ेगा। और आपको अगर थोड़े बहुत संकेत लेने हैं तो करेंसी मार्केट से ले लीजिए, रुपए में जो कमजोरी हुई है, बिल्कुल, इन्फ्लेशन जो आपको हायर साइड पर दिख रहा है, तो वो कहीं न कहीं जो डर है वो बैंक्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि आपके बॉन्ड्स का जो, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मार्क टू मार्केट पोर्टफोलियो है, जैसे आपकी ब्याज दरें बढ़ने के संकेत आए, वहाँ आपके थोड़े नेगेटिव रिटर्न्स आते हुए दिखेंगे, मार्क टू मार्केट लॉस आएंगे जो आपके बुक्स में दिखेंगे। एनपीए को लेकर जरूर आपको थोड़ा कंफर्ट है, एक वही चीज है जिसने बैंक को बचा रखा है। ये एनपीएस नहीं बढ़ेंगे, बढ़ती हुई इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ आपके एनपीएस बेहतर हो जाएंगे। अदरवाइज जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है वो टाइट होता हुआ दिख रहा है, और शायद ये वजह है कि बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। एक ही चीज ध्यान में रखनी है दीप, ये सिचुएशन कब बदल सकती है, अगर इन्फ्लेशन बहुत तेजी से काबू में आ जाता है तो तुरंत बैंक्स ऐसी दौड़ लगाएंगे कि आप हम देखते रह जाएंगे। सो बैंक्स के लिए परफॉर्म करने के लिए आप सीधा लिंकेज इसको इन्फ्लेशन से करिए। जब इन्फ्लेशन कम होने का खतरा आपको नजर आए, अब वापस देखिए, बीच में हम थोड़े कंफर्टेबल हुए थे, वो खाने के तेल के दाम कम हुए तो ये गाड़ी के तेल के दाम बढ़ गए वापस, $78 पे फिर क्रूड आ गया। तो आपको वो महंगाई चेन से जीने नहीं देगी, न घर पे न मार्केट में। तो बैंक्स के लिए है ना, अंडर परफॉर्मेंस की बड़ी वजह इसके फंडामेंटल रीजन से। तो ये जारी रहेगा जिस तरह से लगता तो ऐसा ही है। चलिए ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, और ऑफ कोर्स रोज हम हमारे एक्सपर्ट्स के साथ इन सभी स्टॉक्स पर चर्चा भी करेंगे। आइए सर, फिर आज का चर्चा करते हैं और आज का सेटअप समझाइए। ग्लोबल संकेत न्यूट्रल है, हल्के से नेगेटिव साइड पर चाहे तो रख ले, मेरे लिए न्यूट्रल काफ़ी है, क्योंकि अमेरिका में जितनी कमजोरी या जितनी मजबूती हुई डाउ और नेस्डेक में, वो लगभग उम्मीद के मुताबिक है। एशिया हल्का फुल्का कमजोर है, न्यूट्रल संकेत लेके चल रहा हूँ। एफआईज के संकेत बड़े लंबे समय बाद पॉजिटिव साइड पर लिखे हैं। सोच रहा था पॉजिटिव लिखूं या एक दिन और न्यूट्रल लिखूं, लेकिन फिर मैंने कहा जो है वही लिखना चाहिए, हम प्रीएम्प्ट करने की कोशिश क्यों करें। घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर है, वायदा कारोबार के संकेत आज नेगेटिव है। ये एकमात्र नेगेटिव संकेत आज के लिए वायदा कारोबार का है। सेंटिमेंट पॉजिटिव है। ट्रेंड नेगेटिव रखूं या न्यूट्रल रखूं, इसके लिए मैंने एक दिन का लीवे और लिया। क्यों लिया मैं बता दूं ईमानदारी से। जी, पिछली बार मैंने एक गलती की थी, उससे मैं सीखा। जी, एक दिन 17,600 के आसपास पहुंचा था, 17,550 के ऊपर क्लोज दिया था। मैंने प्रीएम्प्ट किया कि हो गया लगता है ब्रेकआउट, और उसके बाद वहां से हम रिवर्स आ गए, 1000 पॉइंट गए। इस बार मैं है ना हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं करना, मैं ये सीखा हूँ अपनी गलती, इसलिए मैं एक दिन लेट ट्रेंड को नेगेटिव से न्यूट्रल करूंगा, चलेगा, लेकिन आज और इंतजार करूंगा। तो ट्रेंड नेगेटिव सेल का न्यूट्रल साइड पे है, इसलिए आज रुक गया हूँ। चलिए कोई बात, अच्छी बात है। 2 नेगेटिव के सामने 3 आपके पास पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं। तो लेवल्स आज के कौन से हैं? 17,120, 17,160 ये आज के लिए सपोर्ट जोन है पहला। वैसे तो इसके नीचे जाने की संभावना कम है, फिर भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर 17,025, 17,085। जिस तरह के डेटा बन रहे हैं दीप, अब 17,000 के नीचे की डाउनसाइड रिस्क लगभग कम होती या खत्म होती हुई दिख रही है। ऊपर कितना जा सकते हैं? कल का हाई 17,250, 17,300,
ये रेंज है जो ऊपरी रेंज है पहले, उसके ऊपर 17,325 17,400 की रेंज तक जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। बैंक निफ्टी 34,850 35,050, ये 200 पॉइंट की रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे आने पर 34,600 34,700 खरीदारी की रेंज निकल कर आती है। ऊपर की तरफ 35,325 के आसपास बार बार अटक रहे हैं। 35,475 का हाई हमने इस रिकवरी में बनाया। तो ये जो रेंज है 35,325 35,475 की 150 पॉइंट की रेंज, ये पहली रुकावट है। इसके पार निकल कर टिके तो 35,550 35,700 तक की राह खुलती है 150 पॉइंट ऊपर की। वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आएगी। ठीक है सर, क्लियर है। तो ये तो रहे आपके लिए कुछ बड़े लेवल्स आज के लिए। देखते हैं क्या आज ट्रेंड बदलने के लिए बाजार तैयार है, फिर ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस है। रेंज क्या है सर? 17,160 17,300 दिन की छोटी रेंज, 17,120 17,325 17,085 17,375। तो बेसिकली 17,075 17,375 मान के चलें, ये आपके लिए दिन की बड़ी रेंज हो गई। बैंक निफ्टी 35,025 35,325 छोटी रेंज, 34,850 35,475 दिन की मीडियम रेंज है, और 34,600 से लेकर 35,550 लगभग 1000 पॉइंट की रेंज दिन की बड़ी रेंज के तौर पर। अब आइए FIs की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 1% घटी है, कोई खास बदलाव नहीं है। पुट कॉल रेशियो जरूर एक चिंता की बात है, 1.25। कल हमने कहा था कि ऊपरी स्तरों पर अलर्ट रहें, राइट, और ऊपरी स्तरों से एक झटका दिया पुट कॉल रेशियो हल्का होने के लिए, और वापस से आपको बाजार में रिकवरी है। आज ओवरबॉट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लगभग ओवरबॉट हो चुका है। अब 1.4 पे ओवरबॉट हो जाता है, 1.34 पे तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब वो खुलते ही आ जाए या बाद में आए वो अलग बात है, ज़्यादा संभावना दिख रही है खुलते ही आ जाएगी। कल दिन के दौरान मिला था आपको झटका आखिरी घंटे में, आज शुरू में ही मिलने की संभावना है आपके लिए है। तो ये पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा चिंता की बात है। विक्स 4% घटा है, अच्छा संकेत। अच्छा संकेत। तो ऊपरी स्तरों पर थोड़ा ध्यान रखना है, बट अदरवाइज ठीक लेवल्स बाजार के लिए निकल कर आ रहे हैं। पोजीशंस पर क्या करना है सर मौजूदा? लॉन्ग पोजीशन के लिए 17,100 डे ट्रेडर्स के तौर पर स्टॉप लॉस रखें। जिन्हें डे ट्रेडर्स को और छोटा स्टॉप लॉस रखना है वो 17,150 का भी रख सकते हैं, अपनी श्रद्धा के हिसाब से रखें। 17,000 क्लोजिंग बेसिस पे दूर है स्टॉप लॉस, 225 पॉइंट नीचे आपको वो जमता है तो ठीक, नहीं तो आप 17,100 का रखिए। ठीक है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस छोटा दे रहा हूँ, 200 पॉइंट नीचे का, ज़्यादा दूर का मुझे रखना नहीं है। 35,000 क्लोजिंग बेसिस पे 34,850 का रख सकते हैं। जिनको क्लोजिंग बेसिस पे भी छोटा रखना है वो 35,000 का भी रखें। आपकी किस लेवल की लॉन्ग पोजीशन है, कितना आप रिस्क ले सकते हैं, कितना आप प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उस हिसाब से स्टॉप लॉस का फॉर्मूला वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता। कि स्टॉप लॉस सबके लिए फिक्स नहीं है, बाकी डेटा के हिसाब से जो निकल कर आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन स्टॉप लॉस में आपको अपनी क्या पोजीशन है, किस लेवल की है, कितनी रिस्क के हिसाब से आपने बनाई है, वो आपको लगाकर कस्टमाइज करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस का फॉर्मूला हमेशा कस्टमाइज होता है। बिल्कुल। अब आइए शॉर्ट साइड पर। कल का हाई था 17,250, कल भी हमने स्टॉप लॉस ये दिया था इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे 17,250 का ही हाई बनाकर घुमाए। आज भी यही रहेगा, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों। अब इंट्राडे में 17,250 के ऊपर निकल कर टिक जाए तो थैंक यू वेरी मच कर लीजिए, क्या मतलब है जिद करने से। उसके ऊपर बंद होता है तो पक्का कल मेरा ट्रेंड न्यूट्रल होगा, थैंक यू वेरी मच कर लीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा आइए, बैंक निफ्टी 35,500 कल का स्टॉप लॉस है जी, और क्लोजिंग बेसिस पे 35,200 का दिया था, 35,183 पे बंद हुआ दी। बिल्कुल देख लीजिए इसके आसपास। तो कल स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ दोनों में, सो आज भी वही रखिएगा दोनों स्टॉप। अंडरस्टूड सर, ठीक है। तो स्टॉप लॉसेस में बदलाव नहीं है, ऊपरी स्तरों पर अभी भी थोड़ी रेजिस्टेंस है। नई पोजीशन सर? निफ्टी खरीदना है आपको, अगर 17,085 17,160 की रेंज में आए तो जरूर खरीदिए। टुकड़ों में 160 पे खरीदिए, 120 पे खरीदिए, 17,085 पर खरीदिए 16। और आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है 17,000 का। नहीं, ये जरा चेंज कीजिए, मेरे ख्याल से ये कल वाले मामले आ गए, कल के डेटा, ये आज के नहीं है। स्टॉप लॉस जो आपको लगाना है 17,085 17,160 की रेंज में आपको निफ्टी खरीदना है। स्टॉप लॉस 17,000 का होगा जी, ठीक है। टारगेट आपका बनेगा 17,200 17,225 17,250 और 17,300। ये 4 टारगेट है बस, जिनके लिए खरीदारी करनी है। ठीक है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो आपको गैप डाउन ओपनिंग मिले। गैप डाउन का मतलब ये कम से कम 50 75 100 पॉइंट तो समझो, 25 पॉइंट को गैप डाउन मत समझ लें, इतने भी बुलिश मत हो जाओ कि 25 पॉइंट को गैप डाउन लगे। हाँ, और ये ध्यान रहे, अब 250 पॉइंट निफ्टी घटता है तो 1% होता है। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है निफ्टी में तो आप 17,100 के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हैं। 17,160 के आसपास एंट्री मिले या 17,120 के आसपास एंट्री मिले तो एंट्री लेवल अच्छा होगा, और उसे आपको गैप डाउन पे खरीदना है। तब स्टॉप लॉस आपका 17,100 का होगा एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर। टारगेट जो बनेंगे दीप
17,225, 17,250 दो छोटे टारगेट, 300-325 मीडियम टारगेट और 350-375 बड़े टारगेट। अब आप बोलेंगे सब छोटे मीडियम बड़े में सब में तो 25-25 पॉइंट का ही फर्क है तो है क्या मेरे घर से तो जनरेट नहीं करता जो डेटा में निकल के आते हैं वैसे ही लाता हूँ, इसलिए यही है बेसिकली। आप 17,150 से 17,400 तक की रेंज में देखेंगे ना, हर 25-25 पॉइंट पे रुकावट है, हर 25 पॉइंट पे सपोर्ट है। इस लिहाज से डेटा ऐसे निकल कर आ रहे हैं। ये आपकी होगी निफ्टी की खरीदारी की राय। अब आइए बेचना है तो 17,300, 17,375 अच्छी रेंज है जहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं। 450 का स्टॉप लॉस लगाइए और नीचे के जो टारगेट बनेंगे वो बनेंगे 17,250, 17,200, 17,160 और 17,120। ये 4 टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और बेचना चाहते हैं शुरू में ही तो फिर आपको 17,300 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। टारगेट जो बनेंगे नीचे 17,200, 17,160, 17,120, 17,085 और 17,025 तक के टारगेट के लिए एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर आप बिकवाली भी कर सकते हैं। ये आपके लिए निफ्टी की सारी पोजीशंस आज दोनों ही दिए मैंने निफ्टी में, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी और नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए। बिल्कुल, तो एग्रेसिव नॉर्मल दोनों ट्रेडर्स के लिए मौके हैं निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर भी ऐसे ही मौके हैं। बैंक निफ्टी में एक ही चीज है, एग्रेसिव ट्रेडर्स की बिकवाली के नहीं दिए, बाकी मैंने खरीदारी में तो खरीदारी के नहीं दिए। बैंक निफ्टी खरीदना है 34,700, 34,850 की रेंज में। अगर वहां मौका मिले तो बढ़िया रेंज है जहां एंट्री करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 34,550 का होगा। टारगेट जो बनेंगे दीप वो पहला होगा 35,000 का, फिर 35,125, ये दो छोटे टारगेट, 35,175, 35,225 मीडियम टारगेट, 35,325, 35,475 फाइनल टारगेट के लिए खरीदने की अच्छी रेंज 34,700, 34,850 है। अब एक इसमें ट्रिक जो है वो ये है जी, हो सकता है आप कल के लो को नो तोड़ें, 35,000, 25,50 के आसपास भी सपोर्ट मिल सकता है। तो एक बार वहां मूड माहौल देखें। अगर आप 35,000, 35,050 की रेंज में आते हैं जी, वहां अगर आपको डाउ फ्यूचर्स खराब नहीं दिखते, बाकी एशिया में कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखती, तो वहां पर भी आप खरीद सकते हैं। 200 पॉइंट नीचे, 150 पॉइंट नीचे भी आप खरीद सकते हैं और खुलेगा वहीं मेरे ख्याल से 150 पॉइंट नीचे के आसपास 35,000, 35,050 की रेंज में बैंक निफ्टी खुलेगा। वहां पे देखते हैं रुकता है या नहीं रुकता है। तो मैं एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर 34,950 के स्टॉप लॉस से दे भी सकता था, लेकिन फिर मैंने कहा कि 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए नीचे खुलने में उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, करेक्ट, ऊपर खुलने में जोर आता है। एग्जैक्टली। तो इसलिए मैं आज मैंने एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पे खरीदारी नहीं दिया। अब आइए शॉर्ट साइड जी, 35,325, 35,475 अच्छी रेंज जहां बेचना चाहिए। बार बार वहां जा रहे रुक रहे। अब एक दिन तो वो रेंज तोड़ेगा, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा, वो आज है कि कौन सा पता नहीं। तो यहां आप बेच सकते हैं। 35,625 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 35,225, 175 छोटे स्टॉप टारगेट, 35,125, 35,050 मीडियम टारगेट और बड़ा टारगेट 34,850 का है अगर बेचना चाहें। एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर आपको बेचना है तो कल का हाई है 35,350 के आसपास का, उसका थोड़ा सा ऊपर 25 पॉइंट ऊपर 35,375 पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए, शॉर्ट कर दीजिए। 35,050 पहला टारगेट है, 34,850, 34,700 मीडियम टारगेट, 34,600 और 34,450 के बड़े टारगेट के लिए बिकवाली करनी। तो ये एक ट्रेड लिया जा सकता है जहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। आपके लिए 250 पॉइंट की रिस्क है और अगर गया बैंक निफ्टी या मार्केट अगर गया तो इसमें पैसा अच्छा बन सकता है बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ। नीचे की तरफ, ठीक है सर। तो देखते हैं, बैंक निफ्टी थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस है, शायद आज भी कंटिन्यू करेगी। बैन लिस्ट अपडेट सर, एस्कॉट्स बैन से बाहर आ गया है। आरबीएल, वोडाफोन, इंडिया बुल्स ये बैन में बने हुए हैं। बैंक निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस में एक इंटरेस्टिंग चीज और है दीप। बैंक निफ्टी है ना वो एक दिन मजबूत एक दिन कमजोर, एक दिन ये मजबूत, ट्रेंड उस फॉर्मूले से तो आज मजबूती वाला दिन बनता है कि मतलब। पर दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हैं कल 150 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। हाँ नहीं, निफ्टी के मुकाबले में, निफ्टी के मुकाबले में एक दिन कमजोर एक दिन वैसा है। तो चलिए आज देखते हैं कौन सा डायरेक्शन बैंक निफ्टी चूज करता है। एस्कॉट से बैन के बाहर आरबीएल, वोडाफोन और इंडिया बुल्स हाउसिंग बैन में बने हुए हैं। डेटा सर, वैसे तो एफआईएस की हमने बात कर ली, बट थोड़ा और डिटेल्स में वहां पर 35 पॉइंट नीचे खुले तो डरिए मत। 33 पॉइंट जब तक नीचे खुले तब तक आपको 17,200 के नीचे से ही सोचना कि मैं कमजोर हूँ। 17,199 पर आप 1 पॉइंट कमजोर हैं, अदरवाइज डरिए मत। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? 17,200 के पुट पर 52 लाख शेयर हैं, 27 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं, 37 लाख शेयर, तो बड़ा सपोर्ट 17,200 आपका होता है। 17,200 के कॉल ऑप्शन में 46 लाख शेयर हैं और जाहिर सी बात है कि एक बार आप 17,200 के आसपास के नीचे आएंगे तो जो कॉल राइटर कॉल बेच के बैठा है वो ये सोचेगा चलो ठीक है यार, कल क्लोजिंग मजबूत हुई लेकिन आज मुझे मौका मिल रहा है नीचे में काटने का, शॉर्ट रहने में समझदारी कम है, चलो काट लेते हैं। एफआईएस के खरीदारी के आंकड़ा हैं, ग्लोबल भी ऐसा कोई खराब है नहीं, डाउ फ्यूचर भी सुस्त है, क्यों ज़्यादा मंदी में रहना है?
वापस ऊपर आएगा तो बेचेंगे। ये समझ कर शॉर्ट कवरिंग आएगी और वो शॉर्ट कवरिंग 17,160 17,200 की रेंज में निफ्टी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देगी। ये ध्यान में रखिए, ये डेटा बता रहा है। ऊपर 17,300 के पार निकलना मुश्किल है, 49 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। नीचे 17,100 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, 52 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। ये डेटा हो गया। तो 17,100 17,300 रेंज है, 17,200 ट्रेंड डिसाइडर। अब से लेकर एक्सपायरी तक, कल तक 17,000 के नीचे क्लोजिंग होने की संभावनाएं कम होती जा रही है। 99 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है 17,000 के पुट पर, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो आपके लिए आज और कल 2 ट्रेडिंग सेशन में मैक्सिमम रिस्क जो निफ्टी पर है वो 200 पॉइंट की है। 200 सवा 200 पॉइंट से ज़्यादा की रिस्क नहीं है। उस रिस्क को ध्यान में रख के आपको लॉन्ग ट्रेड करना है। आज की गिरावट जितना नीचे खुले उतना जल्दी उतना ज़्यादा खरीदना है। तो ये 30 पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं। मैं तो सोच रहा था 50-60 पॉइंट दिख रहा था। मैंने कहा और ज़्यादा नीचे खुले और ज़्यादा तो बढ़िया आपको मौका जल्दी मिलेगा। बैंक निफ्टी सेम 17,200 की तरह यहाँ 35,000 मेक और ब्रेक लेवल है। 35,000 के नीचे ही आप डरिए, तब तक मत डरिए। जब तक आप 35,000 के ऊपर बने हुए आप कमजोर है ही नहीं, भले 180 पॉइंट गिर जाए, है ना। क्यों? क्योंकि 35,000 के पुट पर 21 लाख शेयर हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। कॉल्स पर 17 लाख शेयर हैं और जो 200 पॉइंट नेगेटिव हैं। तो 17,000 के आसपास, सॉरी 35,000 के आसपास, 35,025 50 के आसपास आएगा तो एक बार कॉल राइटर भी शॉर्ट कवरिंग काटने के लिए अपना सपोर्ट दे देगा। इसलिए एकदम से 35,000 के नीचे जाएगा इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। 35,500 पार करने में भी पसीना आएगा। 23 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर है, वो आपके लिए बड़ी रुकावट है। ये आपके लिए बैंक निफ्टी के डेटा। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, ये है आपके लिए पूरे बाजार के डेटा। इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए एक्शन के लिए। आज देखते हैं कहां पर बाजार जाएगा। आइए फिर आज के लिए जो खबरों वाले शेयर्स हैं इसके बारे में भी जान लें और साथ ही ब्रोकरेज एक्शन क्या है। और सर बहुत सारी खबरें और बहुत सारी ब्रोकरेज, इसलिए आप देख सकते हैं पूरा पैक्ड हाउस है हमारे साथ। इतने सारे लोग एक साथ, सारे लोग कैसे करेंगे? अनिल जी, जिस हिसाब से खबरें आ रही है शायद कल ये भी ना हो। नहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब आप जानबूझ के कम ला रहे हैं खबरें। नहीं अनिल जी, आ ही नहीं रही, ये सब छुट्टी पे चले गए हैं। ओके चलिए, जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में बताइए। ठीक है, तो मास्कोटा काम कर रहा है, ट्रिगर्स नहीं है, ये भी बता देता हूँ। कोई ट्रिगर नहीं है? नहीं, कोई ट्रिगर ही नहीं है अनिल जी, क्या करें। तो मास्कोटा काम कर रहा है, तो इन्होंने अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। 7 रुपये 10 पैसे का अंतरिम डिविडेंड का ऐलान जो है इस कंपनी ने किया है। इसके अलावा टेक्सटाइल काउंटर्स पे नजर रखेगा, क्योंकि सरकार ने PLI स्कीम की गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी है। टेक्सटाइल उद्योग के लिए जारी की गई है। आवेदन जो है 1 जनवरी से 31 जनवरी तक दिया जा सकेगा। एप्लीकेशन के साथ ही जो कंपनी है उसको बनाना होगा। अधिकतम निवेश जो है उसकी सीमा जो है कोई सीमा नहीं होगी। इसके अलावा सिलेक्शन कमेटी जो है वो इसका अंतिम फैसला करेगी। तो इसके चलते आपको टेक्सटाइल काउंटर जो है वहाँ पे नज़र रखनी है। M&M इस स्टॉक पे नज़र रखेगा, क्योंकि इस कंपनी की एक सब्सिडरी है, उसमें ये कंपनी करीब 49% के आसपास का हिस्सा जो है वो बेच रही है। 59 करोड़ मिलेंगे ये हिस्सा बिकवाली से। रेमंड यूनिट 10X रियल्टी में 150 करोड़ के आसपास का निवेश जो है ये कंपनी करने वाली है। GR इंफ्रा नोएडा, ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी ने सबसे कम बोली जो है वो लगाई है, यानी कि L1 बिडर है ये कंपनी। बिडिंग जो कॉस्ट है ओवरऑल वो करीब 593 करोड़ के आसपास का है। और सबसे आखिरी में लक्स इंडस्ट्रीज प्रोमोटर ने यहाँ पे बिकवाली की है। 1,35,000 शेयर बेचे हैं। 27 तारीख यानी कि कल के दिन ये शेयर जो है वो बेचे गए हैं। तो ये है आपके लिए कुछ खबरें, ढेर सारी आज के लिए। आइए देखते हैं आज कितनी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं FIR में। आशीष तैयार है आज की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। आशीष बताइए। ढेर सारी सर सिर्फ मॉर्गन स्टैनली जो काम कर रहा है, 2 रिपोर्ट्स निकाली लेकिन टारगेट प्राइस रेटिंग में कोई बदलाव नहीं। SBI का आज पर रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1350 रुपये के लक्ष्य के लिए। 913 जो है कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि अक्टूबर महीने में अगर आप देखें तो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग काफ़ी बढ़िया देखने को मिली थी, लेकिन नवंबर महीने के जो आंकड़े हैं इनमें थोड़ी सी सुस्ती है। इसके चलते रेटिंग और टारगेट प्राइस में कोई बदलाव नहीं किया है। मैक्रोटेक डेवलपर्स यहाँ पर भी देखे इक्वल वेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की 1312 रुपये के लक्ष्य के लिए। और ये मान रहे कि अपने रेसिडेंशियल कारोबार जो है कंपनी लगातार बढ़ा रही है। इनके पास अच्छा खासा लैंड बैंक है। कैश फ्लोज में अगर आप देखें तो बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और अन्य लिस्टेड कंपनियों की तुलना में अगर आप देखें तो वैल्यूएशन बहुत थोड़े से डिस्काउंट पर चल रहा है। इसके चलते खरीदारी की राय दे रहे 1215 जो कल की क्लोजिंग है। 1312 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए मैक्रोटेक डेवलपर्स, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। और साथ ही SBI कार्ड्स पर यहाँ पर भी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। एक ही है मॉर्गन स्टैनली जो आशीष के लिए काम कर रहा है। बाकी सब आराम। चलिए, तो इन रिपोर्ट्स के दम पर और बाकी शेयरों पर रखेंगे फोकस। आइए
अब मुलाकात करते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट से। वक्त है पिक ऑफ द डे का। वैसे तो नियम के मुताबिक और क्रम के मुताबिक बंसल जी से शुरुआत करनी चाहिए। बंसल जी पहले भी आए, लेकिन बंसल जी आई नो यू वोंट माइंड, अमृतसर हमारे सीनियर है, आज शुरुआत अमृतसर के साथ करते हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे है आदित्य बिरला कैपिटल। ये एक होल्डिंग कंपनी है फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस का, आदित्य बिरला ग्रुप का, और इसके जो सब्सिडीज हैं इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है अक्रॉस इंश्योरेंस, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस में। एज ऑफ लास्ट क्वार्टर करीब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट करीब 3,70,000 करोड़ था, और कंसोलिडेटेड जो लेंडिंग बुक है करीब 59,000 करोड़ का था, और एक्टिव कस्टमर बेस करीब 2.8 करोड़ कस्टमर्स। इनका करीब 100% स्टेक है आदित्य बिरला फाइनेंस में जो NBFC है, और आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस जो हाउसिंग फाइनेंस में है। 50% स्टेक है आदित्य बिरला सन लाइफ AMC में जिसका IPO रिसेंटली आया था, और 50% स्टेक है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। दूसरी जो कंपनीज है आदित्य बिरला ARC है, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस ब्रोकर्स है, और आदित्य बिरला मनी में भी इनका इन्वेस्टमेंट है। तो एंड इफ यू लुक एट आदित्य बिरला फाइनेंस, एक फ्लैगशिप लेंडिंग NBFC है SME और रिटेल में, और बजाज फाइनेंस से कंपेयर करें तो इनका जो लोन बुक है करीब 1/3 ऑफ बजाज फाइनेंस है, और ग्रॉस NPAs मोर लेस सिमिलर है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स थोड़े से कम है बजाज फाइनेंस से, बट देन लुक एट द वैल्यूएशन। करीब 4 साल पहले बजाज फाइनेंस वाज कोटिंग एट 4x आदित्य बिरला कैपिटल, और अभी देखें तो इट इज़ नियरली 15x। तो वैल्यूएशन काफ़ी बजाज फाइनेंस का बहुत बढ़ गया है, आदित्य बिरला उतना बड़ा नहीं है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी अपसाइड रूम है बजाज कैपिटल के लिए ऊपर जाने के लिए। फिर भी जो मैं टारगेट रख रहा हूँ शॉर्ट टर्म में करीब 135 140 के आसपास, और लॉन्गर टर्म में करीब 170 के आसपास। 30 और 170 दो टारगेट के लिए करनी है खरीदारी आदित्य बिरला कैपिटल में। और आदित्य बिरला कैपिटल की रिकमेंडेशन देता हूँ। पहले तो मेरी तरफ से भी धन्यवाद अमृतसर, मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ लंबे समय से चलने का, और बंसल जी भी माइंड नहीं करेंगे क्योंकि बंसल जी भी चाहते हैं, उनकी रिकमेंडेशन लिस्ट में लगातार रहा है, तो इसलिए मैंने आज अमृतसर को अगर पहले कहा तो बंसल जी भी खुशी होंगे। बंसल जी गुड मॉर्निंग। सुप्रभात अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अमृतसर। अनिल जी एक चीज आपसे पूछी थी, एबी कैपिटल में मार्केट में ऐसी न्यूज चल रही है कि एबेकस फंड जो है सुनील सिंघानिया जी का, जिसको हमारे संदीप जैन साहब क्लोजली ट्रैक करते हैं, अनिल जी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने भी एबी कैपिटल में एंट्री ले ली है। तो इस पर अनिल जी कुछ प्रकाश डालें अगर आपकी नॉलेज में कुछ है तो। नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। अगर जैन साहब आएंगे 9:30 बजे, उन्हीं से सीधा पूछ लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है कहाँ जाने वाले हैं। तो आइडिया नहीं है मुझे तो, लेकिन हाँ स्टॉक मुझे भी उतना ही पसंद है जितना अमृतसर को या आपको है। तो स्टॉक तो बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं। बस यही कि वो ये भी ITC की तरह हमारा पेशेंस टेस्ट कर रहा है कब चलेगा भगवान जाने। एटलीस्ट आई थिंक 70 के लेवल्स में आपने बात, हाँ 70-50 वहाँ से थोड़ी गेंस तो है। पिछली दिवाली पे रिकमेंड किया था हमने 80-70 के आसपास। ठीक है, मतलब कि वो, लेकिन वो बात नहीं, वैसी गेंस नहीं है, जैसा मार्केट चला है वैसा नहीं चला है। वो तो थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा खासा। ओके, तो बताएं बंसल जी आज का पिक ऑफ द डे। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे है वेल्सपन इंडिया। वेल्सपन इंडिया पे खरीदारी की राय है 144, 144 का स्टॉप लॉस लगाना है। 160 के 160 के इंट्राडे टारगेट के लिए वेल्सपन इंडिया में एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओके, ये है आपके लिए राय वेल्सपन इंडिया में खरीदारी की। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे तरफ से आज का पिक ऑफ द डे होगा प्राज इंडस्ट्रीज। पूरा शुगर सेक्टर में कल आखिरी सेशन में एकदम बहुत अच्छा मोमेंटम मिल गया था, और प्राज इंडस्ट्रीज जहां पे बंद हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ मतलब दिनों में बहुत अच्छा टारगेट आ सकता है। आज के लिए तो मैंने 345 का पहला टारगेट, 360 का दूसरा टारगेट रखा है। 318 के नीचे स्टॉप लगा के अगर डिप में थोड़ा सा मार्केट अगर सुस्ती में खुलता है तो प्राज थोड़ा सा लोअर लेवल्स पर मिल जाएगा। 318 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। 345 का पहला, 360 का दूसरा टारगेट इसके लिए। और इसमें डिस्क्लोजर ये है, स्टॉक मेरा पोर्टफोलियो में है, तो मैं बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट भी है मेरे। कब खरीदा सिमी जी, किस प्राइस पे? बहुत पहले, 2-3 साल तो हो ही गया होगा।
कब बेचेंगी? कोई ठीक नहीं है, वो कल कुणाल जी वाला ही दौड़ा ही है। कुणाल जी सबको बेचने का बिगाड़ नहीं रहे है, हैं। जल्दबाजी नहीं है। पर अनिल जी, मेरे जी। मेरे तरफ मैं ये मानती हूँ कि पूरा 2022 में शुगर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है, तो एटलीस्ट नेक्स्ट 1 साल के लिए तो मैं बेचने वाली नहीं हूँ, ठीक बात है। 2022 तक। चलिए उम्मीद करें कि प्राज और शुगर सेक्टर दोनों ही अगले साल धमाकेदार प्रदर्शन करें। कुणाल जी गुड मॉर्निंग। देखिए सब लोग आपके जवाब ले लेके है ना, टेम्पलेट बन गया। बताइए सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी देखिए, सबसे पहले अनिल जी सुप्रभात आपको, दीपांशु को, और अनिल जी विशेष सुप्रभात आज राकेश बंसल जी को जो कि काली शर्ट में चमक रहे हैं। अनिल जी मैंने कल गुहार लगाई थी कि ये बिना टाई और कोट के आना है, हाँ। और केवल अमल इस पर राकेश जी ने किया है, आगे निकल गए अनिल जी राकेश जी। राकेश जी अकेले आपको फेस वैल्यू पर लेते हैं, और राकेश जी एकमात्र इंसान है घर के अंदर और घर के बाहर जो आपकी सुनते हैं। मेरे अलावा मैं तो सुनता ही हूँ, मुझे तो इसके लिए पैसे मिलते हैं, मैं तो सुनता ही हूँ। बताए कुणाल जी। कुणाल जी खुद कैसे टाइम में आ गए? ये कैसे हुआ? कुणाल जी आप खुद तो कर ही सकते थे, बंसल जी ने किया वो तो समझ में आता, आपने खुद ने अपनी बात पे अमल नहीं किया। अनिल जी आप ही ने कहा कि अनिल जी आपने कहा कि केवल शुक्रवार को ऐसा करेंगे, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन देखिए बंसल जी, अनिल जी तो अनिल जी बिल्कुल मतलब अपनी मनमर्जी के हैं। नहीं बहुत बढ़िया, जो दिल को अच्छा लगे वो करना चाहिए, और कपड़े तो ठीक है, अल्टीमेटली तो जो आपका नॉलेज, आपका ज्ञान है वो ज्यादा काम का है। तो बताएं कुणाल जी आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी खरीदना है नारायण हृदयालय के चार्ट पर अगर अनिल जी देखें तो एक विशेष पैटर्न बना है जो कि काफी रेयर पैटर्न है, और इसका स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि स्टॉक में आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो मेरी खरीदारी की राय है, आज मान लीजिए बाजार थोड़ा कमजोर खुलता है, थोड़ा नीचे मिल जाए तो और भी बेहतर है। 580 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख लें 580 का, और मुझे लगता है कि यहां पर वैसे तो 640 650 तक का मूव आएगा, लेकिन 620 के टारगेट के लिए नारायण हृदयालय को फिलहाल खरीदना चाहिए। ओके, तो 620 का तो इमीडिएट टारगेट आएगा, पोजिशनल बेसिस पर 640 भी आ सकता है आज के लिए नारायण हृदयालय। ये है आपके लिए खरीदारी की राय। तो कुछ अलग अलग तरीके के स्टॉक्स आ रहे हैं। प्राज इंडस्ट्रीज, सिमी जी ने बात करी, नारायण हृदयालय पसंद है कुणाल जी को, वेल्सपन इंडिया, और बंसल जी का और अमरीश सर का एबी कैपिटल। हालांकि 2 दिन ही है कैश में बचने के लिए, एबी कैपिटल की ये वायदा कारोबार का हिस्सा होगा, बट बाकी स्टॉक्स भी कैश के ही आ रहे हैं। तो आज कैश मार्केट के स्टॉक्स ज़्यादा एक्शन में आ सकते हैं। कल ऑफ कोर्स मंथली एक्सपायरी पर भी नजर है। अमरीश सर, टेक्सटाइल स्पेस इस साल का वन ऑफ द विनर्स रहा है, और एक्सपेक्टेशन है कि अगले साल भी अच्छे ही परफॉर्मेंस यहां से आती हुई दिखेगी, और टेक्सटाइल पीएलआई स्कीम्स की डिटेल्स आ गई हैं, 1 जनवरी से ये लागू भी हो जाएंगी। टेक्सटाइल्स पर आपका आउटलुक सर, और कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो स्पेस से? टेक्सटाइल्स क्लियरली काफ़ी पॉजिटिव है। आई मीन लास्ट करीब 8-10 मंथ्स में भी हम लोग देखा है कि काफ़ी अच्छा चला है। बेसिकली देयर आर 2 रीजंस। एक है जो पीएलआई अभी आया है, एंड सेकंड रीजन इज द बैन ऑन चाइना बाय यूएस। तो चाइना वाज अ मेजर कॉम्पिटिटर फॉर इंडियन टेक्सटाइल्स। अभी वो आई थिंक दैट इज आउट ऑफ द वे एटलीस्ट फॉर अ वाइल, और उसके कारण वी हैव सीन स्टॉक्स लाइक वेल्सपन इंडिया इनफैक्ट डूइंग एक्सट्रीमली वेल, और बाकी जो स्टॉक्स है इंडो काउंट, आई थिंक देयर कैन बी सम मोर अपसाइड। वी कैन सी अ डिसेंट अपसाइड इवन इन अरविंद। तो आई थिंक दिस आर द 2-3 स्टॉक्स जहां पे आई थिंक इन्वेस्ट करना चाहिए। टेक्सटाइल स्पेस पर रखिए नज़र, यहाँ पर आपको अच्छा एक्शन है। अरविंद एक काउंटर है जहाँ पर आपको फोकस बना सकते हैं। मजगांव डॉक, बंसल जी इस पर अपनी राय दें। 7 रुपए के अंतरिम डिविडेंड को बोर्ड ने मंजूरी दी है, क्या राय है सर काउंटर पर? दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, और इसमें देखें तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर कल देखने को मिला है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 262 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ खरीदारी की राय है। 279 to 82 शॉर्ट टर्म टारगेट है। 279 to 82 के शॉर्ट टर्म टारगेट से मजगांव डॉक पर खरीदारी करके चलें। आइए हिमांशु जी भी हमारे साथ हैं तैयार। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग पूरे सभी पैनल को। देखिए, यही कामना करता हूं कि सबका दिन बहुत उत्तम गुजरे, और उसी की तर्ज पर जो पिक ऑफ द डे है उसका नाम है उत्तम शुगर्स। तो दीपांशु जी, ये स्टॉक एक अच्छी डिसेंट कंसोलिडेशन के बाद कल एक काफी शानदार यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ने दिखाई है। स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया, और डेली चार्ट्स पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट मुझे लगता है कि यहाँ पर आज के सेशन में देखने को मिल सकता है।
₹186 के आसपास का क्लोज है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ₹204 तक के टारगेट्स जो कि आज या कल में आते हुए नजर आ सकते हैं, इसके लिए खरीदारी करके चला जा सकता है। थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया हो तो ₹240 तक के टारगेट इस स्टॉक में आते हुए नजर आएंगे। 180 के स्टॉप लॉस के साथ उत्तम शुगर होगा आज के लिए मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, तो 180 के स्टॉप लॉस के साथ उत्तम शुगर पर करें खरीदारी। शुगर स्पेस से एक और काउंटर प्राज इंडस्ट्रीज पर सिमी जी की भी राय आई है। कुणाल जी, बलरामपुर चीनी पर भी अपनी राय दें, क्योंकि जनवरी सीरीज से ये भी वायदा कारोबार का हिस्सा बनने वाला है। कोई राय इस चार्ट पर सर, क्योंकि कल हमने देखा कि काफ़ी सारे ये स्टॉक्स जो जनवरी सीरीज से वायदा कारोबार में आएंगे एक्शन में आते हुए दिख रहे थे। देखिए दीपांशु, आपको याद हो तो कल मैंने और राकेश जी ने इसी काउंटर पर बलरामपुर चीनी पर ही खरीदारी की राय दी थी अंत में, और एक बहुत शानदार ब्रेकआउट कल के ट्रेड में आता हुआ दिखा। तो मैं पूरी तरह से सहमत हूं, एक बड़ी तेजी आपको बलरामपुर चीनी में भी देखने को मिलेगी। ऊपर काफी बड़ी जगह है, और अगर आप रेजिस्टेंस के लिहाज से देखें तो 390 रुपए तक के लेवल्स इसमें आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो मेरी राय में बिल्कुल खरीद करके चलना चाहिए। जिन्होंने कल का खरीदा है आज भी होल्ड करें। पहला टारगेट अब 360 पर रख लें और दूसरा इवेंचुअल टारगेट 385 का होगा। ओके, तो ये है आपके लिए बलरामपुर चीनी। कल आखिरी कॉल थी और पिक ऑफ द डे के तौर पर खरीदारी की राय राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से भी आती हुई दिखी थी। डेज हाई पर ये काउंटर कल आपको बंद भी होते हुए दिखा था। नजर रखिए रेमंड पर, टेक्सटाइल की बात निकली ही है तो यहाँ पर बात कर लें। इन्होंने एक जो अपने रियल एस्टेट कारोबार है उसके लिए एक यूनिट बनाई है और उसमें 150 करोड़ रुपए का निवेश ये करने वाले हैं। रेमंड, हिमांशु जी क्या कहती हैं इसकी चार्ट सर? दीपांशु जी, देखिए स्टॉक ने पिछले कुछ हफ्तों में बहुत ही शानदार रनअप दिखाया। एक अच्छा ब्रेकआउट इस स्टॉक में 450 470 के लेवल से देखने को मिला था, और एक तरफा रनअप 700 रुपए तक के लेवल्स में स्टॉक ने दिखाई। उसके बाद स्टॉक में थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल हालांकि ट्रेंड तेजी का है, लेकिन 580 590 रुपए के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहां पर मेरी खरीदारी की करके चलने की सलाह रहेगी। पोजिशनल तौर पे 560 के नीचे के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी करें। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लगता है कि शायद स्टॉक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन आपको देखने को मिले। ओके, थोड़ा कंसोलिडेशन ये काउंटर आपको दिखा सकता है। रेमंड पर रखिए नज़र। अब तो ये टेक्सटाइल और रियल एस्टेट दोनों प्लेस की अगर बात करें तो आपको फोकस में आते हुए दिख सकता है। हालांकि ये मोर खबर जो है इनकी रियल एस्टेट कारोबार को लेकर है। जीआर इंफ्रा, कुणाल जी छोटा स्टॉक बट बड़ा ऑर्डर इनको मिलते हुए दिखा है। नोएडा मेट्रो के एक प्रोजेक्ट के लिए इन्हें ऑर्डर मिला है सर। जीआर इंफ्रा लोएस्ट बिडर निकल कर आया है 600 करोड़ के ऑर्डर के लिए। तो आगे पूरी संभावना है कि इन्हें ही ऑर्डर मिलेगा। क्या राय है सर इसके चार्ट पर? दीपांशु, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है इस स्टॉक का, इसमें हमने एक तेजी बनते हुए देखी है और मुझे लगता है कि तेजी कुछ और समय तक कायम रहेगी। लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि और इससे बेहतर विकल्प हैं। जैसे इसी नाम से मिलता जुलता जीएमआर है, जिसका चार्ट मुझे लगता है इससे बेहतर है। तो और बेहतर विकल्प बाजार में उपलब्ध हैं, तो फिलहाल अवॉइड करें। कोई मेजर अपट्रेंड बनेगा तो फिर इस पर खरीदारी कराए देंगे। अच्छा, जीआर की जगह जीएमआर खरीदे, एम जोड़ दीजिए। ओके, बढ़िया है। तो जीएमआर इंफ्रा में खरीदारी करने की राय आती हुई इस वक्त कुणाल जी की तरफ से। ये एक और स्टॉक है जहाँ पर एक्शन भरपूर हो सकता है। एक और स्टॉक है जहाँ पर थोड़ी खबरें आती हुई दिख रही है। हालांकि आज खबरें तो नहीं के बराबर ही है, फिर भी जो है इन्हीं पे सवाल पूछना पड़ेगा। अपोलो हॉस्पिटल, उन्होंने जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक करार किया भाई कि एक वहाँ पर है ना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे अभी टाइम है, लेकिन एक करार किया है। तो लगे हाथ इसके चार्ट्स पर भी एक बार राय ले ली जाए। अपोलो हॉस्पिटल, जरा हिमांशु जी चार्ट्स देखिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी देखिए, स्टॉक एक अच्छे रनअप के बाद पिछले कुछ हफ्तों से कंसोलिडेशन मोड में है। इनफैक्ट एक करेक्टिव मोड यहाँ देखने को मिला पिछले कुछ समय से। मेरा मानना है कि जब तक स्टॉक 4,900 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक ये शायद जो मोमेंटम है तेजी का वो यहाँ पर मिसिंग रहे। तो फिलहाल अनिल जी मेरा ऐसा मानना है कि जब तक स्टॉक 4,900 के ऊपर नहीं चलता, यहाँ पर खरीदारी अवॉइड करनी चाहिए अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया है। अमरीश सर, शुगर शेयरों पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। प्राज इंडस्ट्रीज आज सिमी जी ने दिया है, मुझे याद है आपका फेवरेट स्टॉक रहा है। आपने एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में कई बार इसको रिकमेंड भी किया है। उत्तम शुगर हिमांशु जी को पसंद आया है। क्या शुगर शेयरों में कुछ नया इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है? कुछ खरीदने का इरादा रखते हैं सर आप? शुगर स्टॉक्स तो मुझे लगता है कि द नेक्स्ट ईयर विल बी एक्सट्रीमली गुड फॉर शुगर, नॉट बिकॉज ऑफ शुगर बट बिकॉज ऑफ इथेनॉल। क्योंकि इथेनॉल में अभी भी जो मिक्सिंग है इन पेट्रोल, इट्स अबाउट 8% ऑड,
वेयर जो मैंडेट है करीब 20% का मैंडेट है एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पे काफ़ी अपसाइड है फॉर इथेनॉल मिक्सिंग एंड द प्राइसेस आर आल्सो वेरी अट्रैक्टिव। जो प्राइस गवर्नमेंट दे रही है इथेनॉल के लिए दैट इज आल्सो वेरी अट्रैक्टिव। तो मुझे लगता है कि आई मीन इफ यू आर लुकिंग एट द नेक्स्ट पॉसिबली कपल ऑफ इयर्स, नेक्स्ट 1 or 2 years, आई थिंक शुगर स्टॉक्स शुड डू एक्सट्रीमली वेल और उसके कारण प्राज भी अच्छा करेगी बिकॉज प्राज इज वन विच प्रोवाइड्स द इक्विपमेंट्स और प्राज भी अभी इथेनॉल भी बना रही है इन जेवी विद IOC एंड HPCL। तो मुझे लगता है कि प्राज एज वेल एज शुगर स्टॉक्स शुड डू वेल एंड इन शुगर स्टॉक्स मेरा जो टॉप पिक है बलरामपुर। ओके, बलरामपुर चीनी टॉप पिक है। बलरामपुर चीनी ही कल कुणाल जी और राकेश जी को भी पसंद आया था। ये स्टॉक पिक ऑफ द डे था। पिक ऑफ द डे था। अभी कुणाल जी ने दोबारा उस पर रीइटरेशन दे दिया। कल आखिरी पिक यही आई थी खरीदारी करने के लिए आज सर, बलरामपुर चीनी। तो इसमें अमरीश सर आप धन्यवाद स्वीकार कर लीजिए कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। ये है उनकी भी कल की पिक। तो यहाँ पर एक्शन पूरा दिखेगा। एक और स्टॉक है जहाँ पर फोकस करना चाहिए, वो है SBI कार्ड्स। SBI कार्ड्स पर रिपोर्ट अच्छी है, हालांकि SBI कार्ड चल नहीं रहा, सब कुछ है, खबरें भी बहुत अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन रिपोर्ट दमदार है। मॉर्गन ने आज फिर से तगड़ी रिपोर्ट दी है, 1300 रुपये के आसपास के टारगेट है। अमरीश सर राय दें फंडामेंटली जरा इस पर। SBI कार्ड्स आई थिंक इट हैज कम टू डिसेंट लेवल, शायद यहाँ से और थोड़ा बहुत गिर सकता है, बट आई थिंक इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिकॉज आई मीन व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड्स आई थिंक इंडिया इज क्वाइट स्टिल underserved और I think there's a very good headroom as far as credit cards are concerned और SBI का जो I mean the reach which they have they clearly will remain the leaders। तो मुझे लगता है कि अभी भी लेना चाहिए और यहाँ से नीचे आता है तो एवरेज करना चाहिए। ओके, तो निचले स्तरों पर एवरेज करना चाहिए। हालांकि ऊंचाई से काफ़ी ये ऑलरेडी स्टॉक करेक्ट कर चुका है, बट और भी यहाँ पर करेक्शन की संभावना है। एक बार जरा चार्ट्स पर भी राय ले लीजिए। बंसल जी किधर आते हैं अगले सपोर्ट के लेवल्स? थोड़ा शार्प करेक्शन रिसेंटली हुआ था SBI कार्ड्स में, क्या रहा है अब चार्ट्स पर सर? देखिए दीपांशु, शार्प करेक्शन हुआ था, बस उस शार्प करेक्शन के बाद पिछले हम 3-4 दिनों से देखें तो स्टॉक जो है कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे में एक अहम सपोर्ट है स्टॉक का 890 से लेकर 900 का जो जोन है वो एक अहम सपोर्ट है। तो 890 के नीचे अगर ये स्टॉक निकल के क्लोजिंग देता है तब फर्दर करेक्शन की एक वेव बनेगी, एल्स मोस्ट लाइकली हो सकता है बॉटम बन चुका हो। तो 890 एक अच्छा सपोर्ट है, जब तक इसके ऊपर है तो सब कुछ ठीक ही मानना चाहिए। ओके, तो यह है आपके लिए SBI कार्ड्स जहां पर रखनी है नजर। डिप पर अमृतसर की खरीदारी की राय और 1350 का तो टारगेट मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी आपके लिए आते हुए दिख रहा है। आइए कुछ और स्टॉक्स भी हैं जहां पर बात करनी है। मैक्रोटेक डेवलपर्स आज का एक और ओनली ब्रोकरेज पिक, इस पर भी एक चार्ट चेक लिया जाए हिमांशु जी की तरफ से। बताएं सर मैक्रोटेक। दीपांशु जी, इसके बारे में हमने शायद 2-3 दिन पहले भी जिक्र किया था। स्टॉक ने हायर लेवल से थोड़ा सा करेक्शन देखा है, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ी एक रिकवरी की शुरुआत ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी है। तो शॉर्ट टर्म का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि 1180 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए किसी भी तेजी की पोजीशन के लिए, और अपसाइड में 1260-1270 रुपए का एक पहला यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है जिसका मैं टारगेट लेके चलूंगा। स्टॉक अगर 1270 रुपए के ऊपर निकलता है तब यहाँ पर हो सकता है 1350 रुपए तक का मूव शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिले।